हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है और दक्षिण अमेरिका के उत्तर वाले हिस्से में अमेजन बेसिन पड़ता है, जो कि आप मैप पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अमेजन बेसिन में यहाँ की जो मूल नदी है वो अमेजन नदी बहती है और बाद बाकी जो सहायक नदियाँ यहाँ पर आकर इसमें मिलती हैं। तो ऐसे करके अमेजन बेसिन का यहाँ पर निर्माण होता है। सबसे पहले इस क्षेत्र में जो है स्पेन के अन्वेषक पहुंचे थे। तो स्पेन के अन्वेषक जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ के कुछ स्थानीय आदिवासी समूह हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया है। इन आदिवासी समूहों की जो वेशभूषा थी वो कुछ इस प्रकार थी कि इन्होंने घास के स्कर्ट पहने हुए थे और इनके सिर पर कुछ हेलमेट टाइप का, कवच टाइप का कुछ था। तो इन्हें देखकर स्पेन के अन्वेषकों के मन में प्राचीन रोमन साम्राज्य की जो महिला योद्धाओं की टोली है जिसका नाम अमेजोन्स था, उसकी याद आ जाती है कि ये कुछ उस तरह से दिखते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर बहने वाली नदी का नाम अमेजन पड़ गया और इस क्षेत्र का नाम अमेजन बेसिन पड़ गया। तो ये कुछ इसकी कहानी है। देखिए, अमेजन नदी जो है ये भूमध्यरेखीय प्रदेश से होकर बहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी इक्वेटर लाइन भी यहाँ से जा रही है। तो अमेजन जो नदी है वो भूमध्यरेखीय प्रदेश से होकर बह रही है। देखिए, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्यरेखीय प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी तो मेन नदी है ही है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इसकी सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। तो ऐसे करके इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है जिसको बेसिन कहा जाता है, तो ऐसे करके यहाँ पर अमेजन बेसिन का ये निर्माण होता है। अमेजन बेसिन जो है, यह नदी बेसिन जो है ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे से भाग से यह अववाहित होती है। यानी इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्राजील के अंतर्गत आता है और बाद बाकी छोटा छोटा हिस्सा जो है वो पेरू के अंडर में भी आता है। बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में इसका अववाहित होता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नदी बेसिन का मतलब होता है कि जल ग्रहण क्षेत्र, यानी अमेजन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो संसार का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगर आपसे कहीं ये पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो संसार की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। लेकिन संसार का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र या फिर नदी बेसिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे अमेजन नदी बेसिन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सबसे लंबी नदी नहीं पूछी गई है, बल्कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है या सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है वो पूछा गया है। तो अमेजन नदी बेसिन सबसे बड़ा संसार का नदी बेसिन है। तो यहाँ पर नोट के रूप में मैंने यहाँ पर बता दिया है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो भाग होता है इसको भूमध्यरेखीय प्रदेश कहते हैं। और जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो कि मुख्य नदी में आकर मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र, जिसको कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है, ये बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं अमेजन बेसिन की जलवायु की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इक्वेटर लाइन यहाँ से जा रही है, पूरा भूमध्यरेखीय प्रदेश है। तो भूमध्यरेखीय प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अच्छी खासी ऊष्मा प्राप्त होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। यानी पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय में लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, क्योंकि इक्वेटर लाइन पर क्षेत्र पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर भयंकर गर्मी भी पड़ती है और भयंकर बारिश भी होती है। यानी यहाँ पर गर्मी और आर्द्रता पूरे समय बनी रहती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आपको अपने शरीर में चिपचिपाहट महसूस होगी, क्योंकि आर्द्रता इतनी ज्यादा है कि आपका पसीना सूख नहीं पाता है। इसी वजह से क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी में चिपचिपाहट महसूस होगी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बिना किसी पूर्व चेतावनी की वर्षा होती है। देखिए, इक्वेटर लाइन वाले जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले से कोई मौसम वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाएगा कि आज इतने समय से इतने समय तक वर्षा होगी, इतने समय वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर क्या है कि बाष्पन हुआ, बाष्प जैसी जलवाष्प ऊपर आसमान में उठी, हल्की सी ठंडी हुई, बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर इक्वेटर लाइन पे यही होता है। इक्वेटर लाइन पे ये नहीं है कि हम मौसम का पूर्वानुमान कर पाएं कि अब बारिश होगी, नहीं, यहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती ही रहती है। यानी हर दिन यहाँ पर बारिश का मौसम सही रहता है। यहाँ के अब वर्षावन की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि पर बहुत ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। वन यहाँ के इतने ज़्यादा सघन है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर इनके धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इनकी पत्ती और शाखाओं से यहाँ पर एक झुरमुट टाइप छत बन जाती है और इसी वजह से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इन वनों के धरातल तक नहीं पहुँच पाता है।
यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित है, यानी यहाँ पर इन वनों की जो भूमि है प्रकाश रहित है और नमी है। इसके अलावा यहाँ पर केवल वही वनस्पति इन भूमि में पनप सकती है जो कि छायापरी हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वन के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर छायापरी जो पौधे हैं वो वनों के अंदर पनप पाते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि भारत में पाए जाने वाले जो सामान्य पक्षी हैं इनसे भिन्न होते हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी अमेजन वर्षा वनों के जो पक्षी हैं वो भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से काफी ज्यादा डिफर है, काफी ज्यादा भिन्न है। अगर हम प्राणियों में बात करें तो प्राणियों में यहाँ पर बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर, यहाँ पर आप देख पाए चींटी खाने वाला जो चींटीखोर जानवर है टैपिर, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की यहाँ पर यानी रेप्टाइल्स की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। सांप की विभिन्न प्रजातियों में अजगर और एनाकोंडा वो भी इन वनों में पाई जाती हैं। मांस खाने वाली जो पिराना मछली है, यानी पिराना का नाम आपने सुना होगा, पिराना पर हॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, तो मांस खाने वाली जो पिराना मत्स्य है उस सहित कई सारी मछलियों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर ब्रोमलाइड के बारे में बताया गया है कि ब्रोमलाइड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेढक जैसे जो प्राणी है इस जल के पॉकेट का उपयोग अपने अंडा देने के लिए करते हैं, यानी इसके जल के पॉकेट में अपने अंडों को रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमेजन वर्षा वन के निवासियों की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है सघन वन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो वनों के अंदर ही रहते हैं, यानी वनों के अंदर ही इन्होंने छोटे से एरिया में वृक्षों को काटकर अपने लिए रहने लायक जगह बना ली है, उसी में ये लोग रहते हैं, वहीं पर खेती वगैरह करते हैं या फिर वनों से मिलने वाले उत्पाद हैं उनका अपने खाद्यान्न में उपयोग करते हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ने जाते हैं, जबकि यहाँ की जो महिलाएं हैं ये फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाते हैं। ये कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। देखिए कर्तन और दहन कृषि पद्धति को भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, दुनिया के अन्य जगहों पर भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्तन और दहन कृषि पद्धति में क्या होता है कि जंगल के एक हिस्से को आग लगाकर साफ कर दिया जाता है और वहां पर तब तक खेती की जाती है जब तक वो जमीन उपजाऊ रहती है, और जैसे ही उस जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है उस जमीन को परती छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर यही पद्धति दोहराई जाती है। तो इस प्रकार की जो पद्धति जो होती है इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग मेथड कहा जाता है। इनका जो मुख्य आहार है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। देखिए कसावा जो है आलू की तरह होता है, यानी यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा ये लोग चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। चींटियों की जो रानी होती है उसका जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसको खाते हैं, चींटियों के जो अंडे होते हैं उसको खाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको यहाँ पर नकदी फसलें हैं यहाँ की, जो कि यहाँ पर उगाई जाती हैं। कुछ परिवार यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोगा कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। जैसा कि हमने आपको कल के अध्याय में पढ़ाया था कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बर्फबारी होती है वहाँ पर छतें जो है तीव्र ढलान वाली बनाई जाती हैं ताकि पानी जो है या फिर जो बर्फ जो है छत पर ना रुके। पुराने समय में यहाँ पर आवागमन के लिए केवल नदी मार्ग ही था, यानी पुराने समय में यहाँ पर नदी मार्ग के जरिए ही यहाँ के अंदर वनों के अंदर जाया जा सकता था। लेकिन 1970 में यहाँ पर ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया है, तब से यहाँ पर अंदर जा पाना संभव हो पाया है। हालांकि आज के समय में भी यहाँ पर नदी मार्ग ही काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है। आज भी यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वो नदी मार्ग का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नोट के रूप में जो कर्तन और दहन पद्धति है उसके बारे में बताया गया है कि कर्तन और दहन की जो पद्धति होती है उसमें किसान सबसे पहले जो वृक्ष या झाड़ियाँ हैं इनको काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है और जो राख होती है यानी जो राख वाले राख बच जाती है उसको पोषक तत्व के तौर पर या खाद के तौर पर मिट्टी में मिला लिया जाता है और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और जब इस जमीन का जो उपजाऊपन खत्म हो जाता है फिर इसको परती छोड़ देते हैं और बाद बाकी फिर किसी नए स्थान पर पहुंचकर यही प्रोसेस फिर से दोहराते हैं। अब देखिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, अभी हमने अमेजन बेसिन जब पढ़ा था तो अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित था, जबकि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके 3.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जा रही है और इसके उत्तर में पड़ रहा है। तो ये जो बेसिन है ये उपोष्णकटिबंध में पड़ रहा है, यानी कि अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है जबकि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की जो सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इसमें अपवाहित होती हैं। देखिए आपकी किताब में इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आपकी हिंट के लिए बता दे रहा हूँ। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है।
तो आपकी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी, जबकि यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद, सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर ये जो शिवालिक रेंज है, तो शिवालिक रेंज वाले जो गिरिपाद आ जाते हैं, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा पर्वत वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, और सुंदरबन का जो डेल्टा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में डेल्टा पड़ता है, तो वो सब इसकी विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इसकी जो गति होती है, प्रवाह जो होता है, मंद हो जाता है। प्रवाह मंद होने की वजह से नदी जो है विसर्प बना के ऐसे करके बहने लगती है। तो जब ये विसर्प बनाती है तो कई बार क्या होता है, जो विसर्प होते हैं उनके मुहाने कट जाते हैं। उनके मुहाने कटने की वजह से जो नदी की धारा है एक नई जगह से मिल जाती है। तो जो कटा हुआ जो भाग होता है, ये एक चाप झील टाइप, गोखुर झील टाइप बना देता है। तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है ये मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु यहाँ पर ठंडी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो पर्वतीय वाले क्षेत्र हैं, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, जबकि जो यहाँ का मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके का जो जनसंख्या घनत्व है काफ़ी ज़्यादा अधिक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताया गया है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। देखिए, यहाँ पर 2011 का सेंसस आधार बनाया गया है। 2011 के सेंसस के आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि जो आपका वेस्ट बंगाल रीजन है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1028 है और बिहार का 1106 है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार जो है ये पहाड़ी राज्य नहीं है, बल्कि ये मैदानी इलाकों में बसे राज्य हैं। तो इसी वजह से मैदानी इलाकों में बसे राज्यों का जनघनत्व ज़्यादा है। धान इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल धान है। देखिए, धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए धान वहीं पर उगाया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। इसके अलावा इस मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम के जो पहाड़ी ढलान हैं उन पर चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है, यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी इस तरह की जो वेदिकाएं बनाकर इन पर फसलें उगाई जाती हैं। खास करके जो असम वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग रीजन है, वहां पर इस तरह से खेती की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के जो झुरमुट हैं, ये घने झुरमुट यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डेल्टा क्षेत्र है, यानी बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल रीजन है, वहाँ पर जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे संगुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यानी जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है, सिक्किम भी पहाड़ी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी वैसे ही राज्य है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे पहाड़ी पर, तीव्र ढाल पे पहुंचते जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो संगुधारी पेड़ पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। वहीं एक सींग वाला जो गैंडा है ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। देखिए, मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर होता है। घड़ियाल का मुंह पतला सा होता है, जबकि मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है। तो ये डेल्टा क्षेत्र में, इसके अलावा जो गंगा या फिर गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं उनमें भी पाए जाते हैं। चंबल नदी घड़ियालों के लिए फेमस है। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे कि वेलिनेरिया है, हाइड्रला है, ये मछलियों का भोजन बनते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियों की प्रजातियों में रोहू और कतला और हिल्सा जो है यहाँ की लोकप्रिय मछली प्रजातियां हैं। मछली और चावल जो है इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार है। जैसे अमेजन क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक या फिर कसावा था, वैसे यहाँ के लोगों का जो मुख्य आहार है वो मछली और चावल है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में सुसु डॉल्फिन पाई जाती है। देखिए, सुसु जो है इसका स्थानीय नाम है। सुसु डॉल्फिन अंधी डॉल्फिन होती है और वो अलवड़ जल में मीठे पानी में पाई जाती है। सुसु की उपस्थिति जो है इससे जल की शुद्धता का पता चलता है।
यानी सूसू केवल और केवल साफ पानी में पाई जाती है। अगर जल गंदा होगा तो ये मरने लगेगी। अगर ये इस पानी में उपस्थित है इसका मतलब क्या है कि इसका जल, गंगा का जल साफ है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं, जैसे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में परिवहन के सभी साधन मौजूद हैं, यानी यहाँ पर मैदानी इलाकों में सड़कों का सघन जाल है। इसके अलावा रेलवे का भी नेटवर्क है, जगह जगह पर हवाई पट्टियाँ या फिर जो वायुपत्तन वगैरह हैं, एयरपोर्ट वगैरह हैं, वो बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलमार्ग भी हैं। तो कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पर्यटन जो है इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल है, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप हैं कई, लखनऊ का इमामबाड़ा है, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य है, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है। ये कई दर्शनीय स्थल हैं जो कि इसी बेसिन में पड़ते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से ये बेसिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए नोट के रूप में कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग की गई थी। इसके अलावा गंगा नदी के संरक्षण के लिए भी 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।